एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ये एक हमारा क्या है, कैप्सूल मॉड्यूल एक प्रोग्राम हम बनाया है जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पहले देखना है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग पावर शेयरिंग को समझेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझेंगे, इसके बाद बेल्जियम का केस देखेंगे, इसके बाद मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका देखेंगे और इसके बाद एक और टॉपिक हमारा छोटा सा है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो सबसे पहले अगर पावर शेयरिंग को अगर समझा जाए तो ये अगर बेसिकली इट इज़ इन्फ्यूज्ड विथ डेमोक्रेसी सो डैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड ओनली। मतलब क्या, जनरली पावर शेयरिंग को अगर सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग आसानी से ये बोल देते हैं कि द शेयरिंग ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, बट होम किसके साथ, एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट और गवर्नमेंटल बॉडीज के बीच जब पावर का जब शेयरिंग होता है, डिवीजन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की अगर बात की जाए तो सोल एम, द सोल एम ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि कोई भी पावर जो है किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी के हाथ में अगर पावर चली है तो वो क्या कर सकता है, उसका गलत यूज कर सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं चोंग भैया का ले लेते हैं, सॉरी किम जोंग भैया का अगर ले लेते हैं, तो अगर इनको अगर गुस्सा आएगा तो ये क्या बोलेंगे कि हमारे पास एटम है, हम पूरा उड़ा देंगे, क्योंकि ये एक डिक्टेटर है जहाँ पे ये पावर को क्या करते हैं, सिंगल हैंडली यहाँ पे ये पावर को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। वो एक डिक्टेटर है। लेकिन अगर बात करें कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर आदमी को लिबर्टी है कि वो क्या कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, वो फ्री है, कुछ भी करने के लिए वो क्या है, फ्री है। उसके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, एवरीथिंग इज देयर इन डेमोक्रेसी। सो इंडिया जैसे कंट्री में पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि अगर कोई जो काम अगर नहीं करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए आज़ाद है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान ले महाराष्ट्र का केस ले ले, 50-50 पावर शेयरिंग का फॉर्मूला था, लेकिन जब बीजेपी नहीं मानी तो शिवसेना अलग हो गया और वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली। वहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं, मतलब कोई इसको अपोज नहीं कर सकता था। लेकिन यही केस अगर कोरिया में होता तो क्या होता, किम जोंग उसको तोप के सामने उड़ा देता। तो सिंपल यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग का सोल एम, अगर बात करें सोल एम ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड। ये हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि पावर क्या होना चाहिए, एक हाथ में कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कियोस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट स्लाइड, अगर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट फॉर्म है डेट इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मीन्स क्या, पावर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहने का क्या मतलब है कि पावर का जो यहाँ पे शेयरिंग होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स में होता है। जस्ट लाइक अगर कंट्री लाइक इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के मेजरली क्या है, 3 ऑर्गेन्स है। कौन कौन से, हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी अगर खासियत अगर बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट बात की जाए हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, क्या है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, एज फॉर एग्जांपल लेते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी क्या कर रहा है, पावर का गलत यूज कर रहा है, तो वहाँ पे जो अदर टू बॉडीज हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये इसको क्या करेगा, चेक करेगा और इसको देखेगा कि ये पावर का गलत एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस मेथड, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करता है, जो अदर टू गवर्निंग बॉडीज है, ये क्या करता है, पावर को चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस मेथड। जो अनदर हमारा जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कौन सा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जो पावर का जो शेयरिंग होता है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में होता है। जो अगर कंट्री लाइक इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल्स हैं, सबसे एबव जो लेवल है हमारा डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, इसके बाद जो हमारा जो स्टेट लेवल पे डेट इज स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हमारा क्या है जो हमारा पंचायती राज है डेट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, वर्टिकली होता है। तो कंट्री लाइक इंडिया में क्या है कि पावर इस यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की भी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया क्या है लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज है, जहाँ पे क्या है कि डिफरेंट सेक्शंस के लोग रहते हैं, और ताकि पावर का अगर किसी एक सेक्शन के पास अगर रहे तो क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट, इट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स व्हाई देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। समटाइम्स क्या होता है कि पावर का जो शेयरिंग होता है उनके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्या किया जाता है, पावर का शेयरिंग कर दिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगर सोचे ये जो लिंग्विस्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, तो अगर मान लेते हैं कि कंट्री इंडिया के अंदर ही अगर बात करें, जो इंडिया में जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था ऑन द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पावर का जो शेयरिंग होता है किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी क्या करते हैं, उस वहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें तो बेल्जियम का केस हम लोग देखते हैं, जहाँ पे क्या होता है जो डच स्पीकिंग है या जो जो जर्मन स्पीकिंग पीपल है वो क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक डिवीजन पावर का शेयरिंग करते हैं। अगर रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एक केस आता है हमारे पास लेबनान का, जहाँ पे क्या होता है पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जो रिलीजियस गवर्निंग बॉडीज हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर मान लें वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अगर शिया मुस्लिम को एलोकेट किया जाता है तो प्रेसिडेंट का पोस्ट सुन्नी मुस्लिम को एलोकेट किया जाता है। उसी तरह से जो अदर माइनॉरिटीज है वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उनको अलग अलग पोस्ट दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर बात करें लेबनान में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, रिलीजियस बेसिस पे है। तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखनी है। जो अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो कंट्री लाइक इंडिया में ये भी फॉर्म्स बहुत ही वाइड लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है। जनरली क्या होता है पावर का जो शेयरिंग होता है वो अलग अलग ग्रुप्स में होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो कोई प्रेशर ग्रुप होता है वो भी क्या करता है, पावर को एक्सरसाइज करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो आज़ादी के टाइम में क्या हुआ, जो मिजोरम को अलग बनाने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट बना, लेकिन वो वही प्रेशर ग्रुप आगे चल के क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुआ और जाके मिजोरम में वहाँ पे वो पावर को एक्सरसाइज करता है। तो समटाइम्स क्या होता है जो प्रेशर ग्रुप के इन्फ्लुएंसिव के कारण भी क्या होता है वो पावर में आ जाता है और वो अपने इन्फ्लुएंस के बदौलत भी पावर को क्या करता है, शेयर करता है अदर बॉडीज के साथ और वहाँ पे वो रूल करता है, गवर्न करता है। जो सबसे कॉमन
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग को देखा जाता है। जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है इंडिया के अंदर, अगर बात की जाए इलेक्शन सिस्टम में, उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और जो उसमें मेजॉरिटी में जो पार्टी जीत के आती है वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ये एक कॉमन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग्स है जो हम लोग को देखने को मिलता है डे टू डे। जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें ये चीज़ हम लोग को आसानी से देखने को मिलता है। इधर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, एंड सो मेनी पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी, ये सारे के सारे जो मेजोरिटी ऑफ सीट इलेक्शन में जीतती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो जो हमारा पावर का, वो लोग भी क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। तो समटाइम्स जो हमारा पावर शेयरिंग भी होता है, क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में होती है। कभी कभी पावर शेयरिंग जो है कुछ मूवमेंट कंट्रोल, जैसे कि एग्जांपल हम दिए थे मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, या जो हमारा अन्ना हजारे का मूवमेंट था उससे जो इमर्ज हुई पार्टी कौन सी, आम आदमी पार्टी, या जम्मू कश्मीर की अगर पार्टी की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, या जो पीडीपी है, वो सारे की जितनी भी पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी मूवमेंट होने के कारण क्या हुई है, इमर्ज हुई, जो कि क्या कर रही है, पावर को एक्सरसाइज कर रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक हम लोग को पढ़ना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अगर बेल्जियम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ही डाइवर्स है। जो पूरा बेल्जियम कंट्री, देखो बच्चों, अगर हम लोग को बेल्जियम को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेल्जियम को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हम आगे वाले स्लाइड में हम बताएंगे। तो अभी बस हम ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि फ्रेंच 40% बेल्जियम में फ्रेंच कम्युनिटी रहते हैं, 59% डच कम्युनिटी रहते हैं, और 1% जर्मन कम्युनिटी बेल्जियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद, याद तो करना ही है क्योंकि ये कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम इसको देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये एज कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। अगर सबसे बेस्ट उपाय है रट्टा मारो जिंदाबाद, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो याद करें। बेल्जियम्स, अगर बेल्जियम के बारे में पहले इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल सिटी कौन सा है, ब्रुसेल्स उसका कैपिटल है। एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जिसका पॉपुलेशन मेयरली मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर बात की जाए एथनिक ग्रुप, जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मेजरली 3 एथनिक ग्रुप हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। और इनकी अगर बॉर्डर बेल्जियम की जो सराउंडिंग रीजन्स की बात की जाए, बॉर्डरिंग रीजन्स की बात की जाए, जो कौन कौन सी कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है, तो वो कंट्री हमारा है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। एक चीज़ सोचने वाली बात है कि हम लोग को बेल्जियम का केस स्टडी पढ़ने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, बेल्जियम को ही हम लोग क्यों चूज़ किए पॉलिटी इस केस स्टडी के लिए, क्योंकि बेल्जियम का जो केस है अपने आप में क्या है, बहुत ही यूनिक है। अगर इसके बॉर्डरिंग रीजन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंट्री इसकी चारों ओर कौन कौन सा है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ये जितने भी कंट्री हैं अगर इसके पास्ट के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पाते हैं फ्रांस जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रांस में पहले ही क्योस एंड कन्फ्लिक्ट हुआ एमंग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। वहाँ पे 3 ग्रुप कौन थे, एक केलेर्जी, नोबेल और तीसरा कौन था, कॉमन, जो पीजेंट, आर्टिजियंस, बॉर्गीज, ये सारे कॉमनर्स में आते थे। या जर्मनी की भी अगर बात करें तो नेशनलिज्म में तो ये क्या हुआ, बहुत ही बार क्या हुआ, इंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। यहाँ पे भी क्या था, डाइवर्स कम्युनिटी था, डाइवर्स कम्युनिटी के लोग रहते थे जिसके कारण क्या हुआ, जर्मनी भी बहुत बार क्या हुआ, इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट चलता रहा। अंटिल
अंटिल जब तक क्या हुआ कि बर्लिन वार टूट नहीं गया और नॉर्थ बर्लिन और साउथ बर्लिन दोनों एक ना हो गया। तो जर्मनी का भी हिस्ट्री क्या है, बहुत ही पुराना है। फिर नीदरलैंड की अगर बात करते हैं तो नीदरलैंड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हम ये नीदरलैंड जो ब्रिटिश साम्राज्य के इन्फ्लुएंस में ये था और वहाँ ये भी अपने फ्रीडम के लिए क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। तो ये सारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बेल्जियम का केस यूनिक क्यों हो जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बेल्जियम की अगर कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दे तो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो वहाँ पे क्या है, जो कैपिटल में जितने भी कैपिटल में कौन है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में वो कौन से कम्युनिटी है, फ्रेंच, और जो माइनॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किसका है, डचेज का है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पूरा बेल्जियम में माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन था, फ्रेंच, मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन है, डच। डच का पॉपुलेशन पूरा बेल्जियम में कितना है, 59%, लेकिन कैपिटल में आके इसका कितना जस्ट हो जाता है, कैपिटल में जस्ट 20% कौन है, डच है। तो कहीं ना कहीं बेल्जियम में जैसे ही इनके मतलब पॉपुलेशन में डिफरेंस आया, जिसके कारण क्या हुआ, और इनके बीच जो सबसे बड़ी वजह बनी कॉन्फ्लिक्ट की और क्योस की, जो सबसे बड़ी वजह बनी, वो सबसे बड़ा वजह ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनकी पॉपुलेशन तो बहुत कम थी, बट इनकी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन ये बहुत ही जो कम पीपल थे लेकिन वो रिच पीपल थे। डच बहुत ज़्यादा पीपल थे लेकिन ये क्या थे, फ्रेंच के मुकाबले बहुत ही पुअर पीपल थे, जिसके कारण क्या होता था कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते रहता था। तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बेल्जियम में क्या क्या एकोमोडेशन लिया, क्या क्या उपाय किया गया, उसको हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय किया गया, देखिए बेल्जियम के जो लोग थे, वो बेल्जियम के जो उस टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो भी हुए, उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रूडेंशियल तरीके से काम किया, बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया उन्होंने बेल्जियम के केस में। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेबर कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, सोशल कन्फ्लिक्ट से वो जूझ रहे थे, उसको उन्होंने एड्रेस किया। और बेल्जियम का जो मेन प्रॉब्लम था, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज था या जो रीजनल डाइवर्सिटीज था, उसको उन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। इनके लिए उन्होंने बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी सबसे पहला काम उसने क्या किया कि रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया। दूसरा स्टेप जो मेजर स्टेप लिया गया उनके द्वारा, वो मेजर स्टेप दूसरा क्या था, बिटवीन 1917 से लेके 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाता है। अगर संशोधन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, प्रेजेंट नीड के हिसाब से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसमें जो पार्टिसिपेशन था, जो मिनिस्टर्स का या गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन था, वो उन्होंने क्या किया, इक्वल पार्टिसिपेशन रखा। मतलब क्या, जो जितने नंबर ऑफ जो मिनिस्टर अगर डच के बनेंगे, उतने ही मिनिस्टर किसके बनेंगे, फ्रेंच के भी बनेंगे। ये कहाँ पे लगाया गया, बेल्जियम के अंदर। और इस रूल को दोनों कम्युनिटी ने स्वीकार किया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग स्टेट के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इमर्ज हुआ, दैट इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कहने का क्या मतलब है
सबऑर्डिनेट को अगर शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो अधीन, मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट फंक्शनरी बॉडी होगा, इंडिपेंडेंट वो वर्क करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या था, एक स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी मिला, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद एक और बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया, वो कहाँ पे लिया गया, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में अगर बात करें तो अगर याद होगा पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में कौन था, फ्रेंच, कितना पॉपुलेशन था 80%, और माइनॉरिटी कौन था, डच, कितना था 20%। लेकिन ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया जी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटी को। और यहाँ पे भी दोनों कम्युनिटी क्यों मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बेल्जियम के अंदर जहाँ फ्रेंच माइनॉरिटी में थे तो वहाँ पे उनको क्या मिला था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो जो कैपिटल में मेजॉरिटी में होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, फ्रेंच कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे स्वीकार किया। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या निकल गया कि ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा दोनों कम्युनिटी का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रुसेल्स में क्या किया है, पूरा बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता था कि हर एक कम्युनिटी का एक गवर्नमेंट होता था जो उनके लैंग्वेज से रिलेटेड इशू, जो उनके कल्चर से रिलेटेड इशू, उनके कस्टम से रिलेटेड इशू, उनके एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज को वो एड्रेस करती थी। कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये कुछ मेजर अकोमोडेशन लिया गया जिसके कारण क्या हुआ, बेल्जियम में क्योस और कन्फ्लिक्ट होने से बच गया, बेल्जियम डिवाइड होने से बच गया। और वहाँ पे जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने, या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इसको एड्रेस किया और इस प्रॉब्लम को उन्होंने टैकल किया। तो ये था बेल्जियम का एकोमोडेशन, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारा श्रीलंका का। श्रीलंका भी क्या है, अगर श्रीलंका की बात करें तो क्या है, एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के साउदर्न मोस्ट टिप पे है। मतलब अगर तमिलनाडु से जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे, बहुत ही नज़दीक में ये इंडिया के बिल्कुल पास ही एक कंट्री है, कौन सा, श्रीलंका। और इसका पॉपुलेशन की अगर बात करें तो जस्ट अबव 2 करोड़ इसका क्या है, पॉपुलेशन है। और श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किसको करती है, बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो ये जितने भी स्लाइड में, ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो बुलेट पॉइंट सी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है कौन से रिलीजन को फॉलो करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें श्रीलंका का भी केस स्टडी क्या है, अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि जो श्रीलंका का जो डिवीजन है, एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन सा है, सिन्हाला कम्युनिटी क्या है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पॉपुलेशन है। और वो कितना परसेंटेज है, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी 74% है। और रिमेनिंग और 18% जो कम्युनिटी हमारा है वहाँ पे तमिल कम्युनिटी है। और तमिल में भी क्या है, फर्दर डिवीजन है, 13% श्रीलंकन तमिल्स है और जो रिमेनिंग 5% है वो कौन है, इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में क्या अंतर है इसको पहले हम लोग समझते हैं। श्रीलंकन तमिल कहने का मतलब ये है कि जो श्रीलंका के जो नेटिव्स तमिल थे उनको क्या बोला गया, श्रीलंकन तमिल बोला गया। और जो इंडियन तमिल वैसे तमिलियंस को बोला गया, जो जिनके जो फोर फादर्स थे वो क्या हुए, काम की तलाश में या फिशरी करते हुए क्या हुए, श्रीलंका गए, या जो वहाँ के प्लांटेशन में काम किए और वहाँ पे जाके बस गए, तो उनको क्या बोला गया, इंडियन तमिल बोला गया। और जो रिमेनिंग इंडियन तमिल में जो मेजॉरिटी, जो अगर श्रीलंकन अगर बात की जाए सिन्हाला कम्युनिटी के, तो ये मेजॉरिटी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी किस रिलीजन को फॉलो करती थी, ये बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। जो इंडियन तमिल कम्युनिटी थी वो मेनली इस्लाम और मुस्लिम
धर्म को फॉलो करती थी। और रिमेनिंग जो श्रीलंका में जो अदर एथनिक ग्रुप था वो कौन था, क्रिश्चियन, जिसकी संख्या लगभग 7% के आसपास थी। तो ये जितना भी कंपोजिशन है श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, आइदर सिन्हाला कम्युनिटी 74% है, या जो तमिलियन का जो पॉपुलेशन है वो 18% है, जिसमें से श्रीलंकन तमिल 13% है, इंडियन तमिल 5% है, क्रिश्चियन का जो कंपोजिशन है वो 7% के आसपास है। इंडियन तमिल का मेजर रिलीजन क्या है, हिंदू या मुस्लिम है, श्रीलंकन तमिल बुद्धिज्म को फॉलो करती है। ये सारे को याद करना है, नहीं तो रट्टा मारो, ठीक है। तो भैया याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जस्ट आपका क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, जस्ट लाइक कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक केस श्रीलंका की केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो क्या है, मेजोटेरियनिज्म का आया। मतलब क्या, जो श्रीलंका के अंदर ऐसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी को बढ़ावा दिया गया, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, सोशल क्लास के बेसिस पे। मेजोटेरियनिज्म वैसे ग्रुप या वैसे आइडियोलॉजी को बोलते हैं जो क्या करे, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन के सुपरमेसी को बताता हो। श्रीलंका के अंदर भी क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी था वो क्या था, मेजोरिटी में था, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे कौन थी, तमिल कम्युनिटी। उसको इसने क्या किया, अपने मेजोरिटी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की, और वहाँ पे जो अदर जो माइनॉरिटीज थे उनको उन्होंने क्या किया, सप्रेस करने का काम किया। तो मेजोरिटेरियन का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं क्या है, माइनॉरिटी के लिए सही नहीं है। और मेजोरिटेरियन का जो बेसिस है वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल क्लास, कल्चर, ये सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर श्रीलंका के बारे में थोड़ा बहुत और स्टडी अगर हम लोग करें तो श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से वो कब मिली थी, 4 फरवरी 1948 को। तो व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हमको ध्यान में इसमें ये डेट नहीं, ईयर ध्यान में रखना है कि कब हुआ था, 1948 को श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन इमर्ज हुआ था, ठीक है। लेकिन 1948 से लेके 1972 तक श्रीलंका नहीं बोला जाता था। क्या बोला जाता था, साइलोन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, साइलोन, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको क्या बोलते, साइलोन बोलते थे श्रीलंका को। इसके बाद क्या हुआ, 1972 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और वहाँ पे क्या नाम रखा गया, श्रीलंका रखा गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान दे, ठीक है। अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वो क्या है, सिन्हाला ओनली एक्ट। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये था क्या, सिन्हाला ओनली एक्ट ऑफ 1956। तो आपको एग्जाम में एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि सिन्हाला ओनली एक्ट कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 1956 को। और इसमें इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिन्हाला ओनली एक्ट में जो सबसे बड़ा प्रोविजन निकल के आया वो ये था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। और इसके बाद जो दूसरा काम किया गया, जो कम्युनिटीज थे, जो कम्युनिटीज थे, जो सिन्हाला कम्युनिटीज था उनको प्रमोट किया गया। और जो कहाँ पे उनको प्रमोट किया गया, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी पोस्ट के लिए, या आइदर जितने भी बेनिफिशियल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स मिलते थे उनमें किनको प्रीफरेंस दिया जाता था, जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी उनको प्रीफरेंस दिया जाता था। कहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद
ये और जितने भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थे, तमिलियंस थे, उनको क्या किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि ये धीरे धीरे बिटवीन सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, 1980 आते आते उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दी और सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगे। वो उन्होंने बोला कि जिस रीजन में जो श्रीलंका का जो अगर नॉर्दर्न मोस्ट जाफना है, बटीकोला है, आमपारा है, जो आमपारा है, समुंथराई है, ये सारे जो एरियाज है वो सारे एरिया में क्या थे, जो श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने बोला क्या, जो हमारा जिस रीजन में हमारा पॉपुलेशन है उसमें क्या मिले, उनको ऑटोनॉमी मिले और जॉब सिक्योरिटी मिले। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा जो सिन्हाला कम्युनिटीज था, इन सारे डिमांड को उन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो सिचुएशन था वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये सारे जितने भी मेजर लिए गए किनके द्वारा, जो सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा या जो सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर लिया गया, उसी का नतीजा क्या हुआ, 1980s आते आते ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑल दिस सिन्हाला ओनली एक्ट ही क्या बना, सिविल वार का एक बेस ग्राउंड तैयार हुआ। अगर हमसे अगर एक इम्पोर्टेंट अगर ये पूछा जाए कि जो श्रीलंका के अंदर जो सिविल वार हुआ उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह क्या थी, सिन्हाला ओनली एक्ट ही थी, जो क्या किया, दोनों कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट किया, और जिसके कारण क्या हुआ, ये जो है ये जितने भी जो प्रोविजन के कारण क्या हुआ कि श्रीलंका में सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर जब सिविल वार के टाइम में, एक्चुअली सिविल वार शुरू होने से पहले अगर देखें तो श्रीलंका के टाइम में क्या हुआ था कि 1980s आते आते जो उनके जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो तमिलियन लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट तमिल एलम की डिमांड कर दी। एलम मीन्स क्या होता है, समझ, एलम का मीनिंग तमिल इंग्लिश में स्टेट होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एलम मतलब जो तमिलियंस के लिए उन्होंने क्या किया, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी, कब, 1980s में आके। इसके बाद जो कौन से रीजन जहाँ पे वो रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे, जाफना, समुंथराई, आमपारा, त्रिकोणमाली, बट्टीकोला, ये सारे जगह थी जहाँ पे उन्होंने वो जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटीज थी वो क्या चाहती थी कि उनको क्या मिले, रीजनल ऑटोनॉमी मिले। रीजनल ऑटोनॉमी कहने का क्या मतलब है कि उनको गवर्न करने की इजाज़त मिली, जिस एरिया में उनको वहाँ पे पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा मिले, उनको भी गवर्नमेंट में आने का मौका मिले। ये सारे कौन चाहते थे, जो तमिल लीडर्स थे। लेकिन क्या हुआ कि 1980 जब ये सिविल वार में जब टर्न हो गया तो क्या हुआ, सिविल वार किसके बीच हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इमर्ज होता है कि श्रीलंका के अंदर सिविल वार हुआ किसके बीच। तो जो श्रीलंका के अंदर जो सिविल वार हुआ वो श्रीलंकन मिलिट्री और तमिल टाइगर दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसके बीच क्या हुआ, सिविल वार शुरू हो गया। और सिविल वार के कारण क्या हुआ कि दोनों साइड से लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग वार होता है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। तो श्रीलंका के अंदर भी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे जीनोसाइड्स हुए। नॉट ओनली तमिलियंस, जितने भी जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो भी सफ़र किए। वार अगर होता है तो कोई एक कम्युनिटी कभी भी सफ़र नहीं करता है, कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटी वहाँ पे सफ़र किया, जिसके कारण क्या हुआ, लाखों लोग बेघर हो गए और ना चाहते हुए भी अपने घर छोड़ के वो जाने के लिए विवश हो गए और वो रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। और ये जो सिविल वार है ये कब तक चला, 2009 तक चला, जब तक क्या हुआ कि ये जितने भी एरिया जो है, जाफना, समुंथराई, आमपारा, बट्टीकोला, त्रिकोणमाली, ये जितने भी एरियाज थे जहाँ से क्या किया गया, जितने भी जो तमिल टाइगर्स थे, जो फाइटर्स थे, जो लिबरेशन के लिए फाइट करते थे, उनको एलिमिनेट
जब तक पूरा फुल्ली नहीं किया गया, जो सरेंडर जब तक उन्होंने ना कर दिया तब तक ये वार चला। और 2009 में जब ये पूरा जब श्रीलंकन मिलिट्री के कंट्रोल में आ गया तब सिविल वार खत्म होने की घोषणा की गई। कब? 2009 में। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि श्रीलंका के अंदर सिविल वार कब खत्म किया गया, तो हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। जैसे ही सिविल वार खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम की जो लार्जेस्ट तमिल पार्टी थी, द तमिल नेशनल एलियंस, जो सबसे बड़ी तमिल पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, सेपरेट स्टेट की डिमांड को उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। मतलब क्या, अब वो सेपरेट स्टेट नहीं चाहते थे, लेकिन किसके बदले, फेडरल सॉल्यूशन के बदले। फेडरल मतलब क्या, उनको भी सरकार में क्या होने भागीदारी मिले। तमिलियन की भागीदारी के सहमति के साथ उन्होंने क्या किया, सेपरेट श्रीलंकन स्टेट की डिमांड को उन्होंने खत छोड़ दिया। अपनी जिद से वो पीछे हट गए और इस तरह से क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर जो इतने सालों का जो सिविल वार चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है कि इतना सारा क्योस है। अभी तक जो हम लोग 2 केस पढ़े, आइदर बेल्जियम का पढ़े या श्रीलंका का अगर हम लोग पढ़े, तो वहाँ पे हम लोग देखें कि बहुत सारे डेमोक्रेसी रहते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कैजुअलिटी हुए, क्योस हुए, कन्फ्लिक्ट हुए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही। तो फिर भी हम लोग पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों मानते हैं? वाई वी से दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? उसके पीछे बस 2 वजह है। एक फर्स्ट थिंग दैट इज बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। मतलब क्या, विवेकपूर्ण तरीके से अगर काम किया जाए तो पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। प्रूडेंशियल रीजन में अगर हम लोग पढ़ते हैं, 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो पावर शेयरिंग क्या करता है, जनरली जो सोशल कन्फ्लिक्ट को कम करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग ने बेल्जियम के केस में देखा था, पावर शेयरिंग बेल्जियम में जब अलग अलग कम्युनिटी को जब पावर हैंड ओवर कर दिया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। और जब कोई भी कंट्री क्या हो जाता है, जब स्टेबल हो जाता है तो वो किसके पाथ पे चल जाता है, डेवलपमेंट के पाथ पे चला जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन के कारण भी क्या है, डिजायरेबल है। अदर एस्पेक्ट की अगर बात करें, मोरल रीजन में जैसे कि हम लोग ने पहले ही बताया था, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के देखते हैं। तो पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, सॉल है। कौन? पावर शेयरिंग। ठीक है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, पीपल्स वेयर कंसल्टेड। इसको कहने का क्या मतलब है, पीपल्स वेयर कंसल्टेड मतलब क्या, लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की बात रखी जाती है। अगर डिक्टेटरशिप रहता तो क्या ये पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है चलता? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग, डिक्टेटरशिप में क्या लोगों की बात सुनी जाती है? नहीं ना। तो यहाँ पे भी इसीलिए पावर से, मोरल रीजन से भी क्या बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। एक इम्पोर्टेंट, पावर शेयरिंग मोरल रीजन्स इसलिए भी डिजायरेबल है क्योंकि यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इन 2 कारणों से हम लोग बोल सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो हमको ये 2 चीज़, एक इम्पॉर्टेंट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है और हमको ये सारे पॉइंट को मेंशन करना है। 2 वजह से, एक प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा मोरल रीजन, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपैरिजन, देखते हैं श्रीलंका और बेल्जियम का क्या देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। तो श्रीलंका में जहाँ क्या था, मेडिटेरेनिज्म था, वहीं पे बेल्जियम में क्या किया, एकोमोडेशन किया गया। तो जहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट, मेडिटेरेनिज्म होने के कारण कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। वहीं पे बेल्जियम में एकोमोडेशन होने के कारण क्या हुआ, पीस एस्टेब्लिश हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स अगर श्रीलंका में क्या करते,
प्रूडेंशियल रीज़न या मोरल रीज़न, पावर शेयरिंग डिजायरेबल के बेसिस पे अगर वहाँ पे अगर काम करते तो उनको क्या होता, सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता। श्रीलंका में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, सेपरेट स्टेट की डिमांड उठने लगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया। और जब कोई कंट्री वार लड़ता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट भी उसकी स्लो हो जाती है। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका का डेवलपमेंट भी लगभग थम सा गया। लेकिन बेल्जियम में अदर हैंड अगर बेल्जियम में अगर बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा विवेकपूर्ण तरीके से काम किया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हुआ, कम्युनिटी के बीच पीस एस्टेब्लिश हुआ, लोग हैप्पीली एक साथ रहने लगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गया और डेवलपमेंट में क्या हुआ, रैपिड हो गया। तो बच्चों ये एक छोटा सा ये हमारा ये चैप्टर था जिसमें हम लोग क्या पढ़े, पावर शेयरिंग के बारे में डीपली हम लोग क्या किए, स्टडी किए। तो ये आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गई होगी, और आपको अगर ये समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही कैप्सूल कोर्स आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ये स्लाइड के माध्यम से क्या होगा, आप लोग को ये चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, सो दैट दिस स्लाइड विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।